आज के इस खास और नए गहन विश्लेषण में एक बहुत ही रोमांचक विषय पे चर्चा होने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो आज जिस स्रोत सामग्री को हमने आधार बनाया है वो रॉयल रिसर्च द्वारा प्रस्तुत एक बेहतरीन दस्तावेज है। इसका शीर्षक है आर्किटेक्टिंग द फ्यूचर, नो एसक्यूएल डेटा मॉडलिंग एंड स्केलेबिलिटी। बहुत ही शानदार रिसर्च है ये। हाँ, जब इस दस्तावेज को गहराई से पढ़ा गया तो ये एकदम स्पष्ट हो गया कि डिजिटल दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है उसमें डेटा के प्रबंधन का पूरा नजरिया ही बदल चुका है। पूरी तरह से। इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर सेकंड अनगिनत मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है, वहां इस विशाल डेटा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संभालने के नए तरीके क्या हैं? और ये तरीके आज के समय में इतने जरूरी क्यों हो गए हैं, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये केवल तकनीक की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि डिजिटल दुनिया का भविष्य कैसे आकार ले रहा है। सही कहा। और इस चर्चा की प्रासंगिकता आज के समय में बहुत अधिक है। अगर हम सिर्फ पिछले कुछ वर्षों की तकनीकी विकास को देखें तो ये बात सामने आती है कि इंटरनेट पर जो अरबों खरबों बाइट्स का डेटा तैयार हो रहा है, जो कि सच में बहुत विशाल है। हाँ, चाहे वो स्मार्टफोन से हो या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हो या फिर स्मार्ट घरेलू उपकरणों से, वो डेटा अब केवल टेक्स्ट या नंबर्स तक सीमित नहीं है। मतलब उसका स्वरूप बदल गया है। एग्जैक्टली। अब इसमें तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, रियल टाइम लोकेशंस हैं और सेंसर से आने वाला लगातार डेटा शामिल है। डेटा अब किसी भी आधुनिक प्रणाली के लिए एक तरह से ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन सही शब्द है। और रॉयल रिसर्च का ये दस्तावेज बिल्कुल सटीक समय पर यह बताता है कि पारंपरिक प्रणालियां इस सुनामी को क्यों नहीं संभाल सकती। जब डेटा का स्वरूप, गति और मात्रा इतनी तेजी से बदल रही है तो उसे सहेजने के लिए एक नई, ज्यादा लचीली और स्केलेबल व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। क्योंकि जब डेटाबेस की बात आती है ना, तो दशकों से एक ही तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है। हाँ, वही अपना पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस। बिल्कुल, पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस। जो लोग तकनीकी दुनिया से जुड़े हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये डेटाबेस तालिकाओं यानी टेबल्स, रोज और कॉलम्स पर चलते हैं। एक बहुत ही सख्त ढांचा होता है इनका। हाँ, तो सवाल ये है कि जब ये इतने सालों से बेहतरीन काम कर रहे थे तो अचानक से ये बॉटलनेक या रुकावट कैसे बन गए? समस्या तब आती है जब स्केल करने की बात आती है। सही कहा। समस्या तब आती है जब किसी एप्लीकेशन को बहुत बड़े पैमाने पर स्केल करना हो। रिलेशनल डेटाबेस मुख्य रूप से वर्टिकल स्केलिंग पर निर्भर करते हैं, जो कि काफी सीमित है। हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक इमारत है और उसमें जगह कम पड़ रही है। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है उसी इमारत के ऊपर और अधिक मंजिलें बनाते जाना, एक के ऊपर एक। बिल्कुल, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इमारत की नींव और अधिक वजन नहीं सह पाएगी। सर्वर की दुनिया में इसका मतलब है एक ही मशीन में और ज्यादा रैम और ज्यादा प्रोसेसर लगाना, जो एक बिंदु के बाद असंभव हो जाता है। हाँ, और बेहद महंगा भी हो जाता है। एकदम सही एनालॉजी है। एक सुपर कंप्यूटर खरीदना हमेशा 100 छोटे और सस्ते कंप्यूटर्स खरीदने से ज्यादा महंगा होता है। और यहीं पर नो एसक्यूएल की असली ताकत सामने आती है, जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का इस्तेमाल करता है। मतलब इमारत वाली बात को ही आगे बढ़ाएं तो? हाँ, इमारत वाली बात को ही आगे बढ़ाएं तो नो एसक्यूएल एक ही इमारत को आसमान तक ले जाने के बजाय एक पूरी नई कॉलोनी बसाने में विश्वास रखता है। वाह, नई कॉलोनी! इसमें डेटा को एक विशाल सर्वर पर रखने के बजाय कई छोटे और सस्ते सर्वर्स, या जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, उनमें बांट दिया जाता है। इससे काफी आसानी होती होगी। बिल्कुल। जब भी ट्रैफिक बढ़ता है, सिस्टम में बस कुछ और नोड्स जोड़ दिए जाते हैं। ये न केवल लागत के मामले में बहुत सस्ता है, बल्कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग के युग के लिए एकदम सही है, जहां बस एक बटन दबाते ही हजारों नए सर्वर्स चालू किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शंका पैदा होती है। नो एसक्यूएल की एक और बड़ी खूबी स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी बताई जाती है। रिलेशनल डेटाबेस में तो नियम बहुत सख्त होते हैं, मतलब हर कॉलम पहले से तय होता है। हाँ, वो स्कीमा पर चलते हैं। और नो एसक्यूएल कोई सख्त नियम नहीं थोपता। पर क्या ये कोई अच्छी बात है? बिना नियमों के तो डेटाबेस में केवल कचरा या गार्बेज डेटा जमा हो जाएगा ना? ऐसा लग सकता है पहली नजर में। अगर कोई ढांचा ही नहीं है तो क्या ये डेवलपर्स के लिए एक बुरा सपना नहीं बन जाएगा? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नो एसक्यूएल का ये लचीलापन कोई अराजकता या खियोस नहीं है,
बल्कि ये आज के एजाइल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जरूरत है। वो कैसे? रिलेशनल डेटाबेस में राइट टाइम पर नियम लागू होते हैं, यानी डेटा डालने से पहले उसका ढांचा तय होना चाहिए। लेकिन नो एसक्यूएल में ये आज़ादी होती है कि डेटा को उसके प्राकृतिक रूप में सेव कर लिया जाए और जब उसे पढ़ा जाए तब एप्लीकेशन उस ढांचे को समझे। अच्छा, मतलब रीड टाइम पर ढांचा तय होता है। बिल्कुल। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स साइट है। अचानक से कंपनी फैसला करती है कि अब से प्रोडक्ट्स के साथ एक नया 3D व्यू का लिंक भी दिया जाएगा। ये तो आजकल बहुत आम है। हाँ, तो रिलेशनल डेटाबेस में करोड़ों रोज वाली टेबल में एक नया कॉलम जोड़ना पड़ेगा, जिससे घंटों का डाउन टाइम आ सकता है। सिस्टम बंद करना पड़ सकता है। जो कि बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सही कहा। लेकिन नो एसक्यूएल में बस नए आने वाले प्रोडक्ट्स के साथ वो 3D लिंक जोड़ दिया जाता है। पुराने प्रोडक्ट्स वैसे ही रहते हैं और नया डेटा बिना किसी रुकावट के सिस्टम में आ जाता है। ये लचीलापन उन डेवलपर्स के लिए किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है, जिन्हें हर हफ्ते अपने एप्लीकेशंस में नए फीचर्स लाइव करने होते हैं। यहाँ पर ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अक्सर जब नो एसक्यूएल शब्द बोला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक अकेली तकनीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, लोग अक्सर इसे एक ही चीज मान लेते हैं। लेकिन रॉयल रिसर्च के दस्तावेज में गहराई से जाने पर पता चलता है कि ये तो एक पूरा परिवार है। इसमें अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के डेटाबेस मौजूद हैं। सही कहा। 4 मुख्य प्रकार हैं इसके। हाँ, इन्हें नो एसक्यूएल के 4 मुख्य प्रकारों या फ्लेवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए इनमें से हर एक पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्टोर्स की। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट स्टोर्स आज शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नो एसक्यूएल डेटाबेस हैं, जिनमें मोंगोडीबी और काउचडीबी जैसे नाम सबसे आगे आते हैं, जो काफी मशहूर भी हैं। हाँ, ये डेटा को रोज और कॉलम्स में तोड़ने के बजाय जेसन या बिसॉन जैसे फॉर्मेट्स में स्टोर करते हैं। जेसन को समझना हो तो ये एक डिजिटल फाइल फोल्डर की तरह है, जिसमें किसी एक चीज से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह होती है। एक ही जगह पर। मान लीजिए किसी यूजर की प्रोफाइल है, उसका नाम, उसके पते जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसके फोन नंबर्स, ये सब एक ही डॉक्यूमेंट में रखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रिलेशनल डेटाबेस की तरह यूजर टेबल, एड्रेस टेबल और फोन नंबर टेबल बनाकर उन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, जैसे कि कोई ब्लॉग या ई-कॉमर्स का कैटलॉग, जहां हर आइटम की विशेषताएं अलग-अलग होती हैं, जैसे किसी लैपटॉप और टी-शर्ट का डेटा। एग्जैक्टली। एक लैपटॉप में रैम और प्रोसेसर की जानकारी होगी, जबकि एक टी-शर्ट में रंग और साइज की। वहां डॉक्यूमेंट स्टोर सबसे बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट को एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट के रूप में देखता है, बिना किसी सख्त टेबल स्ट्रक्चर के। ये तो बहुत तार्किक लगता है। लेकिन क्या हो अगर किसी एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ रफ्तार चाहिए? मान लीजिए कोई गेमिंग लीडर बोर्ड है या कोई ई-कॉमर्स साइट का शॉपिंग कार्ट है, जहां डेटा को पलक झपकते ही सेव और एक्सेस करना है। उसके लिए दूसरा प्रकार है। हाँ, दस्तावेज के अनुसार इसके लिए दूसरा प्रकार यानी की वैल्यू स्टोर्स काम आता है। हाँ, गति के मामले में की वैल्यू स्टोर्स का कोई सानी नहीं है। रेडिस और डायनेमोडीबी इसके बेहतरीन उदाहरण है। ये सबसे सरल प्रकार के नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ये काम कैसे करते हैं? ये बिल्कुल एक डिक्शनरी या शब्दकोश की तरह काम करता है। इसमें एक की होती है, जैसे कोई आईडी नंबर, और उससे जुड़ी एक वैल्यू। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आसान है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, अगर किसी शब्द का अर्थ जानना है तो क्या एक बड़ी लाइब्रेरी में जाकर किताब ढूंढना आसान है, या अपनी डेस्क पर रखी एक छोटी सी डिक्शनरी में सीधे वो शब्द देखना? जाहिर है डिक्शनरी में देखना ज्यादा तेज होगा। बिल्कुल। रेडिस जैसे डेटाबेस डेटा को हार्ड ड्राइव के बजाय सीधे रैम में रखते हैं, जिसे कैशिंग कहा जाता है। जब सेशन मैनेजमेंट की बात होती है, यानी जब तक कोई यूजर वेबसाइट पर लॉगिन है तब तक उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना, वहां की वैल्यू स्टोर्स पूरे सिस्टम को एक रॉकेट जैसी गति दे देते हैं। कमाल है। अब तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कॉलम फैमिली स्टोर्स हैं। ये थोड़ा जटिल लगता है। ये बताया गया है कि ये गूगल के बिग टेबल से प्रेरित है। इसका इस्तेमाल कैसेंड्रा और HBase में होता है। बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट स्टोर्स और की वैल्यू स्टोर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन कॉलम फैमिली स्टोर्स की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जब डेटा की मात्रा इतनी विशाल हो जाए कि वो सैकड़ों या हजारों सर्वर्स पर फैली हो, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और डेटा को लगातार बिना रुके सिस्टम में लिखा जा रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा राइट ऑपरेशंस हो रहे हो।
हाँ, हाई राइट थ्रूपुट। तब कॉलम फैमिली स्टोर्स सामने आते हैं। रिलेशनल डेटाबेस डेटा को पंक्तियों में सेव करते हैं, जबकि ये डेटा को कॉलम्स में सेव करते हैं। इसका कोई रियल वर्ल्ड उदाहरण? मान लीजिए मौसम का कोई सेंसर हर एक मिलीसेकंड में तापमान का डेटा भेज रहा है। इस टाइम सीरीज डेटा के लिए, जहां सिर्फ एक ही प्रकार की जानकारी लगातार आ रही है, कॉलम फैमिली स्टोर्स उसे डिस्क पर एक साथ लिखते हैं, जिससे गति कई गुना बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने सर्वर लॉग्स और एनालिटिक्स को संभालने के लिए करती हैं। यानी जब डेटा की सुनामी आ रही हो तो कसांड्रा जैसे सिस्टम उस सुनामी को बिना सिस्टम क्रैश किए सोख लेते हैं। बिल्कुल सही। और अब आते हैं NoSQL परिवार के चौथे और सबसे अनोखे सदस्य पर, ग्राफ डेटाबेस। ये डेटा को सिर्फ स्टोर नहीं करता, बल्कि डेटा के बीच के रिश्तों को महत्व देता है। ग्राफ डेटाबेस वास्तव में रॉयल रिसर्च के दस्तावेज का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। Neo4j और ArangoDB इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। पारंपरिक डेटाबेस में रिलेशनशिप्स को दर्शाना बहुत मुश्किल और धीमा होता है। अगर ये पता लगाना हो कि A का दोस्त B है और B का दोस्त C है, तो क्या A और C एक दूसरे को जानते हैं? वो 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। इसे सुलझाने के लिए रिलेशनल डेटाबेस को कई सारे भारी भरकम जॉइंस करने पड़ते हैं, जिससे बड़े डेटाबेस अक्सर क्रैश हो जाते हैं। बाप रे। लेकिन ग्राफ डेटाबेस में डेटा, जिसे नोड कहते हैं, और उनके बीच के रिश्ते, जिसे एज कहते हैं, दोनों को समान अहमियत दी जाती है। ये फ्रॉड डिटेक्शन में भी तो काम आते हैं ना? बिल्कुल। अगर कोई धोखाधड़ी पकड़ने वाला सिस्टम है जहां ये देखना है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड उसी आईपी एड्रेस से इस्तेमाल हो रहा है जहां से पहले कोई फ्रॉड हुआ था, तो ग्राफ डेटाबेस इन पैटर्न को मिलीसेकंड्स में पहचान लेते हैं। ये सच में पुराने सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। और जब सोच पलटने की बात आती है तो डेटा मॉडलिंग का जिक्र जरूर आना चाहिए। हाँ, डेटा मॉडलिंग बहुत जरूरी है। रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया में पले बड़े किसी भी डेवलपर के लिए एक बहुत ही पवित्र नियम होता है, नॉर्मलाइजेशन। यानी डेटा को कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए। जगह बचाने के लिए डेटा को अलग अलग टेबल्स में तोड़कर रखा जाता है, जो पहले के समय में जरूरी भी था। लेकिन NoSQL की दुनिया में इस दस्तावेज के अनुसार यह नियम खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है। यहाँ डीनॉर्मलाइजेशन को सही माना जाता है। क्या डेटा को दोहराना स्टोरेज की बर्बादी नहीं है? अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो आज के समय में स्टोरेज बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन कंप्यूटेशन पावर और समय बहुत महंगे हैं। ये बात तो है। रिलेशनल डेटाबेस के जमाने में हार्ड ड्राइव्स महंगी हुआ करती थीं, इसलिए डेटा को दोहराने से बचा जाता था। लेकिन जब अलग अलग टेबल्स से डेटा निकालकर उसे जॉइन किया जाता है, तो प्रोसेसर पर बहुत भारी लोड पड़ता है और टाइम भी लगता है। एग्जैक्टली। NoSQL में डीनॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो जानकारी एक साथ पढ़नी है वो एक ही जगह पर मौजूद हो। अगर किसी ई-कॉमर्स साइट पर ऑर्डर की डिटेल्स दिखानी है, तो कस्टमर का नाम, पता और खरीदे गए प्रोडक्ट्स सब एक ही डॉक्यूमेंट में सेव कर दिए जाते हैं, जिससे डेटा तुरंत मिल जाए। हाँ, इससे डेटाबेस को डेटा ढूंढने में जरा भी समय नहीं लगता और रीड ऑपरेशंस बिजली की गति से होते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी डिश को बनाने के लिए अलग अलग दुकानों से सामान लाने के बजाय सब कुछ पहले से एक ही थाली में सजा कर रख लेना। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया। लेकिन दस्तावेज में एक और वैचारिक बदलाव की बात कही गई है, एक्सेस पैटर्न्स। रिलेशनल दुनिया में पहले पूछा जाता था डेटा क्या है, लेकिन यहाँ कुछ और ही पूछा जाता है। बिल्कुल। NoSQL में डेटाबेस डिजाइन करने से पहले यह सवाल पूछा जाता है कि एप्लीकेशन इस डेटा को एक्सेस कैसे करेगा। मतलब उसे यूज कैसे किया जाएगा। हाँ, यानी कौन से सवाल डेटाबेस से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर ये पता हो कि यूजर ज्यादातर सिर्फ अपना प्रोफाइल देखेंगे, तो पूरा डेटाबेस उसी एक्सेस पैटर्न को तेज बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्मार्ट तरीका है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी तकनीक है पार्टीशनिंग और शार्डिंग। जब डेटा बहुत विशाल हो जाता है, तो उसे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों या शार्ड्स में बांट दिया जाता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए दुनिया भर के यूजर्स का डेटा है, तो एशिया के यूजर्स का डेटा एशिया के सर्वर्स पर और यूरोप के यूजर्स का डेटा यूरोप के सर्वर्स पर रख दिया जाता है। इससे तो स्पीड बहुत बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। इससे न केवल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हासिल होती है, बल्कि डेटा यूजर के करीब होने से स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक मुश्किल सवाल उठाना चाहूंगी। जब डेटा इतने सारे सर्वर्स पर बिखरा हुआ है, तो डेटा कंसिस्टेंसी का क्या होगा? ये एक बहुत आम सवाल है। रिलेशनल डेटाबेस का सबसे बड़ा गर्व उनका एसेट कंप्लायंस होता है। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो 100% पक्का है। लेकिन NoSQL में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की बात की जाती है।
इसका क्या मतलब है? क्या डेटा गलत हो सकता है? ये NoSQL के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्सों में से एक है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेटा गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि सिस्टम उपलब्धता या अवेलेबिलिटी को ज्यादा महत्व देता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझना हो तो? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक बटन दबाया जाता है, तो हो सकता है कि अमेरिका में बैठा सर्वर तुरंत 101 लाइक्स दिखाए, जबकि भारत वाले सर्वर पर 1-2 सेकंड तक 100 लाइक्स ही दिखें। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो क्या इससे कोई बड़ा नुकसान हुआ? नहीं। कुछ ही पलों में बैकग्राउंड में सारे सर्वर्स एक दूसरे से बात करके डेटा को सिंक कर लेंगे और सब जगह 101 लाइक्स दिखने लगेंगे। अच्छा, इसे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं? हाँ, यानी अंततः पूरा सिस्टम एक समान स्थिति में आ जाएगा। NoSQL सिस्टम्स इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सर्वर कभी डाउन ना हो। अगर एक नोड फेल भी हो जाए तो सिस्टम चलता रहता है। और जहाँ सख्त कंसिस्टेंसी चाहिए हो, जैसे बैंकिंग में, जहां बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसी कड़ाई की जरूरत होती है, वहां NoSQL भी वर्जनिंग और सख्त कंसिस्टेंसी के विकल्प देते हैं। लेकिन ज्यादातर वेब एप्लीकेशंस के लिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एक बेहतरीन ट्रेड ऑफ है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हो गए, लेकिन असली दुनिया में ये कैसे काम कर रहा है? रॉयल रिसर्च के दस्तावेज में जो केस स्टडीज और उदाहरण दिए गए हैं, वे सच में आंखें खोलने वाले हैं। बिल्कुल, रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। जब ब्लैक फ्राइडे या दिवाली सेल आती है, तो ट्रैफिक अचानक से 100 गुना बढ़ जाता है। और उस समय पारंपरिक डेटाबेस दम तोड़ देते हैं। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां MongoDB जैसे डॉक्यूमेंट स्टोर्स का उपयोग करके लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स के विशाल और जटिल कैटलॉग्स को बिना किसी परेशानी के संभालती हैं। डायनामिक प्राइसिंग में भी तो इसका रोल है ना? हाँ, जो डायनामिक प्राइसिंग होती है, जहाँ एक हवाई जहाज के टिकट या किसी प्रोडक्ट की कीमत हर मिनट मांग के हिसाब से बदलती है, वो इन्हीं डेटाबेसेस की गति और कैशिंग की ताकत के कारण संभव हो पाती है। एक रिलेशनल डेटाबेस इतनी तेजी से कीमतों को अपडेट और रीड नहीं कर सकता। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दुनिया, वहां तो एक सेकंड में लाखों पोस्ट्स, कमेंट्स और कनेक्शंस बन रहे हैं। जब कोई नोटिफिकेशन आता है कि शायद आप इन्हें जानते हो, तो उसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ग्राफ डेटाबेस बैठा है। बिल्कुल, Neo4j जैसे ग्राफ डेटाबेस करोड़ों यूजर्स के बीच के जटिल नेटवर्क्स को छान मारते हैं। आपका दोस्त, उसके स्कूल का दोस्त, और वो भी उसी शहर में रहता है जहां आप हैं। ये पूरा पैटर्न ग्राफ डेटाबेस कुछ ही मिलीसेकंड्स में कैलकुलेट कर लेता है। जो रिलेशनल डेटाबेस के लिए बहुत मुश्किल है। रिलेशनल डेटाबेस को ये करने में कई मिनट या घंटे लग सकते हैं। ये सब पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का जादू है, जो हमारे डिजिटल अनुभव को इतना सहज बनाता है। और एक आखिरी उदाहरण जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज स्मार्ट घड़ियों से लेकर सड़कों पर दौड़ने वाली ऑटोनॉमस गाड़ियों तक सब कुछ हर मिलीसेकंड में सेंसर डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। IoT डेटा का एक ऐसा कभी ना रोकने वाला सैलाब है, जो किसी भी आम सर्वर को डुबो सकता है। इस रियल टाइम डेटा को सहेजने के लिए अपाची कसांड्रा जैसे कॉलम फैमिली डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। इनकी स्पीड तो लाजवाब होती होगी। ये डेटाबेस इतने शक्तिशाली हैं कि ये एक सेकंड में लाखों राइट ऑपरेशंस को बिना धीमे हुए प्रोसेस कर सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड्स, फ्लीट मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सेंसर्स आज पूरी तरह से इसी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी पर टिके हैं। इस पूरी विस्तृत चर्चा और रॉयल रिसर्च के इस शानदार दस्तावेज से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। NoSQL डेटाबेस ने केवल रिलेशनल डेटाबेस की कमियों को ही दूर नहीं किया है, बल्कि इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे प्रतिमान को ही बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, एक पैराडाइम शिफ्ट है ये। आज की इस डेटा संचालित दुनिया में, जहां गति, लचीलापन और स्केलेबिलिटी ही सफलता की कुंजी हैं, NoSQL को अपनाना अब कोई तकनीकी शौक नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक आवश्यकता बन चुका है। जो प्रणालियां इस बदलाव को नहीं अपनाएंगी, वे इस डेटा सुनामी में बहुत जल्दी पुरानी और अप्रासंगिक हो जाएंगी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज जिस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्लाउड सर्वर्स और NoSQL के लचीलेपन की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या ये डेटा प्रबंधन के विकास का अंतिम पड़ाव है? दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, जब भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी तरह से वास्तविकता बन जाएगी और हमारे आसपास के ट्रिलियन स्मार्ट उपकरण आज के मुकाबले हजारों गुना तेजी से डेटा उत्पन्न करेंगे, तो क्या ये और अधिक सर्वर्स जोड़ने की रणनीति भी कम पड़ जाएगी? सर्वर फार्म्स की भी तो एक लिमिट होगी ना? बिल्कुल।
क्या सर्वर फार्म्स की भी एक भौतिक सीमा नहीं है? शायद भविष्य में इस असीमित डेटा को स्टोर करने के लिए हमें सिलिकॉन चिप से आगे बढ़कर कोई बायोलॉजिकल मॉडल जैसे डीएनए डेटा स्टोरेज या कोई बिल्कुल नया ऐसा मॉडल खोजना पड़े जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। ये तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या वो नया मॉडल आज के इन अत्यधिक आधुनिक नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को भी उसी तरह इतिहास का हिस्सा बना देगा जैसे आज नो एसक्यूएल ने पुराने तरीकों को चुनौती दी है? ये सच में सोचने वाली बात है। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा झकझोर देने वाला और विचार करने योग्य सवाल है। तकनीक की ये यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है और डेटा की इस असीमित उड़ान में अगला मुकाम क्या होगा, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। जब तक उस नए भविष्य की आहट नहीं मिलती, श्रोताओं के लिए इन सवालों पर खुद से विचार करना एक अच्छा अभ्यास रहेगा। एक नई सोच और नए ज्ञान के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।